नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप सभी के सामने मैंने एक लक्ष्य रखा है शिक्षक भर्ती की तैयारी, जिसमें मैं प्रत्येक प्रकार की भर्ती को लेकर के प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपको। मैथ्स की तैयारी को लेकर के एक प्रॉपर कमिटमेंट हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें सवालों को रख रहे हैं, सवाल मिसलेनियस हैं, सवाल आपकी प्रत्येक परीक्षा से कनेक्टेड हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें एक शानदार अप्रोच हम आपको दे पाएँ। जैसा कि आप लोग विश्वास करके अगर जुड़ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपके विश्वास को तोड़ूँगा नहीं, आपको उस कमिटमेंट को दूँगा, उस रिक्वायरमेंट्स जो आपने हमसे बना के रखी है, जो आपने हमसे उम्मीद बनाकर रखी है, उस उम्मीद तक मैं आपको लेकर चलूँगा। सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, केवीएस, रेलवे के लिए और बीपीएससी के लिए हम लोग यहाँ पर सवालों का सिलेक्शन रख रहे हैं और मैं जितनी परीक्षाएँ लिख रहा हूँ, उतने ही परीक्षाओं का फ़ोकस मैं आपको करके दूँगा। मिसलेनियस सवालों में मैंने आपको 10-10 सवालों का कॉम्बिनेशन दिया। अब हम लोग एग्ज़ाम के उन सवालों को लेने जा रहे हैं, जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। फिर हम टॉपिक पर आएँगे, स्टेप बाय स्टेप यह प्रिपरेशन हम लोग बेहतर करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों का लगना, जुड़ना ये बहुत ज़रूरी है। आप हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक रीच दीजिए, साथ-साथ अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एक कम्युनिकेशन हमारा बने, कोऑर्डिनेशन बने, जो हमारे प्रयासों को बेहतर बनाए। चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है जिससे कि आपको पीडीएफ मिलती रहे, उसको भी ज़रूर जॉइन कर लें। मैं आज आपको लेकर चलता हूँ सवालों पर। सवाल आपको परीक्षा से ही कनेक्ट करते दिखेंगे, किस परीक्षा के सवाल हैं और ये कहाँ-कहाँ और पूछे जा सकते हैं, मैं इसको ज़रूर बताऊँगा। जो केवीएस का पेपर 2023 का हुआ था, उसका सवाल है, लेकिन याद रखिए ये सवाल बीपीएससी से भी कनेक्ट करेगा, ये सवाल यूपी टेट से भी कनेक्ट करेगा, ये सवाल आपका सुपर टेट से भी। मैं एकदम ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं एकदम जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ। ये ज़रूर हर जगह से कनेक्ट करेगा। सवाल क्या है, उस संख्या को चुनना है जिसका दशमलव प्रसार अनवसारी आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, पहले जान लीजिए। जैसे अगर कोई भिन्न हम p बटा q लिखते हैं, सबसे पहली चीज वह सिंप्लीफाइड हो। क्या हो? सिंप्लीफाइड हो। सिंप्लीफाइड का मतलब सरलतम हो। जैसे आप कहोगे सर सरलतम क्या होता है? सरलतम जैसे मैंने लिखा 10/15, तो भैया सरलतम नहीं है, क्योंकि यह 5 से दोनों ऊपर नीचे कट रहा है। ऐसी स्थिति में आए कि उनको कोई कॉमन संख्या ऊपर नीचे काट ना सके। अब दूसरी बात, जो q हो वह यम की पावर ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर यम इंटू 5 की पावर यन के रूप में हो, जहां पर यम और यन ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब हम ये कह सकते हैं आपसे कि उनका हर या तो अगर दो में ही है, 2 के रूप में है, तो 2 हो, 4 हो, मतलब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, कुछ भी 2 की पावर में हो जाए। या तो 5 के रूप में हो तो 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर कुछ भी हो, या तो इनका परस्पर मल्टीप्लिकेशन हो। अगर इनके अलावा कोई भी टर्म आता है डिनोमिनेटर में, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वह अभिन्न आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग को हिंदी में हम लोग शांत दशमलव भी कहते हैं। जो आपका अनावसानी और अवसानी का कॉन्सेप्ट होता है, वो शांत और अशांत का भी होता है। हमसे यही पूछा है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है कि उसके हर में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ है, और इसको अगर हिंदी में कहें तो अशांत है। इसके लिए हमें प्रत्येक भिन्नों को चेक करना होगा। जैसे 11/80 है, 11/80 पहली चीज तो सरलतम रूप में है, क्योंकि कॉमन संख्या कोई ऊपर नीचे काट नहीं सकती। 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 16 गुणे 5 की पावर 1, 80 इस रूप में है, तो भैया टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे। ये जो 45/360 लिखा है, इसको हम काट सकते हैं कैसे? 9 से। 9 पच्चे 45 होता है, 9 चौके 36 होता है, 5 एक के 5, 5 अठे 40, यह 1/8 है। 1/8 में भी 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो इसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब 63 और 240 है, इसको भी काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से 21 बार, सॉरी 3 से 21 बार, 3 अठे 24 होता है। 80 भी सेम वही स्थिति है, तो यह भी टर्मिनेटिंग है, जैसे नीचे आप लोग एक बार कर चुके हैं। अब बचता है 93 और 420, यह भी 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 इक्की 3 31 हो गया, 3 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 होता है, 14 140 हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यह सिंप्लीफाइड रूप में आ चुका है, बट जब मैं इसको फैक्टराइज करने गया 140 को, तो 140 भाई होगा 14 गुणे 10। देखो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन 14 में 7 भी है, 7 भी है, ये तो चलो 2 की पावर 2 गुणे 5 है, मतलब 2 का देखिए यहाँ पर जब 140 का प्रसार आप करेंगे, 2 की पावर 2 आएगा, 5 यहाँ तक तो चलो ठीक है चल जाता, लेकिन जो 7 आ गया ना, इस वजह से यह जो फ्रैक्शन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो अशांत हो गया, और जो आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया, तो इसके लिए राइट सोल्यूशन यही डी ऑप्शन है। अगर आप सवाल में आपने शुरू से देखा था, तो 93 बटा जो आपका 240 बन रहा था,
यही आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, क्योंकि इसका जब हम सरलतम रूप बनाए, सरलतम के बाद मैंने जब उसे p बटा q के रूप में लिखा, तो q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा भी एक अतिरिक्त टर्म रख रहा है, इसलिए यह आपका अशांत है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक शानदार सा डेसिमल फ्रैक्शन का सवाल है। यहीं से हमको दिमाग में क्लियरिटी आती है कि इस टॉपिक को सीरियसली पढ़ा जाए, इस टॉपिक को इनिशियल से पढ़ना चाहिए, एकदम विस्तार से पढ़ना चाहिए, जिससे कि इसके जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं सब पर हमारी क्लियरिटी हो सके। दूसरा सवाल देखिए, ये भी केवीएस पीआरटी का ही सवाल है, लेकिन पूछने को मैंने बताया इस पैटर्न का सवाल बीपीएससी में देखने को मिला है, या स्टेट में भी देखने को मिला है, यूपी टेट में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सवाल सिलेक्टेड है, एक जैसे हैं। अब जैसे सवाल को देखा जाए, यहाँ पर क्या है लिखा है, 4 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 की पावर x माइनस 1। यहाँ पर 384 है। पहला काम आप इसका फैक्टराइजेशन करिए, तब जाकर दिमाग खुलेगा, तभी जाकर के बातें सेट होगी। बाकी इंडिसेस का नियम जो जनरल है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम बता देंगे, उसी से सवाल हल हो जाएगा। 384 का फैक्टराइजेशन जब मैंने किया तो देख रहा हूँ नंबर 2 से कट रहा है, 2 1 की 2, 2 9 18 होता है, 2 दूना 4 192 हो गया, फिर से 2 9 18, 2 छंगे 12 96 हो गया, देख रहे हैं आप लोग। 2 से किया 48 हो गया, फिर 2 से करिए 24 होगा, फिर 2 से करिए 12 होगा, फिर 2 से किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर हम 2 के हिसाब से चले तो आप देख रहे हैं कि 192 है। 192 से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, वैसे भी हम लोग कन्फर्म एक तरह से ऐसे देख लीजिएगा, तो आपको 3 का, जैसे अगर हम 3 से काट दें ना, तो 3 गुणे 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 अठे 24 ना। देखिए यहाँ पर अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 128 हो जाएगा। 128 गुणे 3 कर दीजिए, 384 होता है। दरअसल मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसको भी क्लियरिटी समझिए। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो 3 है चलो ठीक है, लेकिन ये 2 की पावर आपका जो 128 होता है 7 होता है। कैसे? दरअसल 2 की पावर 1 पर 2 है, 2 की पावर 2 पर 4 है, 3 पर 8 है, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128 है, तो 2 की पावर 128 है। इसलिए पहले से इसको लिख करके रख दिया गया, जिससे कन्फर्म रहे। हमसे x का मान पूछ रहा है, आप इसको देखिएगा तो क्लियर होगा, समझ रहे हैं। अब जैसे इसकी बात करा जाए तो यहाँ पर स्थिति क्या है, 2 की पावर 2 लगेगा, जैसे हम 2 पर ही अगर कनेक्टिविटी बनाते हैं, 2 की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 16 की बात की, 2 की पावर 4 गुणे x माइनस 1 हो जाएगा। बराबर इसको देखा जाए तो 3 गुणे कितना हो जाएगा बताइए, 3 गुणे 2 की पावर 7 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या स्थिति बन रही है। जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सब में 2 की पावर की बातें बन रही हैं, समझ में चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x हो गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया, 2 है, 2 की पावर ये भी 4x है, माइनस 4 है, बराबर 2 की पावर 7 है, गुणे 3 की पावर 1 है। अब 2 की पावर हम 4 चाहें तो सबसे कॉमन कर ले, 4x तो सबसे इससे दोनों से कॉमन ही कर सकते हैं। जब कॉमन कर लिया 2 की पावर 4x, तो कितना हो जाएगा, ए जो 2 की पावर माइनस 2 है, 1/2 की पावर 2 बन जाएगा। दरअसल ये जो पावर अगर कभी ऐसे होती है, ए की पावर माइनस एम, तो 1/a की पावर पॉजिटिव एम हो जाएगी। जैसे हम 4x निकालेंगे, 2 की पावर माइनस 2 बचेगा, तो वही 2 की पावर 2 बन जाएगा। इसको भी ऐसे हल कर डालिए, तो यहाँ पर भी 4x निकला ही है, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। बराबर यहाँ 2 की पावर 7 है, गुणे 3 की पावर 1 है। ऐसे लिखते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 की पावर 2 मतलब 4 है, 1/4 माइनस 1/16 है, बेसिकली ये 1/4 माइनस 1/16 है। मैं इसको 2 की पावर 4x लिखता हूँ। और इसको हम कैसे करते हैं पता, जैसे हम यहाँ पर चाहे रफ पे बना लें, 1/4 माइनस 1/16 है, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 2 तो आपको पता है, इसको भी 4 से गुणा करें, इसको भी 4 से करें, तो 4 में से 1 निकलेगा, 3/16 हो जाएगा। इसको हल करने पर 3/16 आएगा। बराबर आपका 2 की पावर 7 है, गुणे 3 की पावर 1 है। इससे देखिए एक काम कंफर्म हुआ, 3 3 से खत्म हुआ जो टेंशन दे रहा था, बाकी टेंशन की बात नहीं थी। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 4x है, बराबर इसको 16 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 7 था, और 16 2 की पावर 4 होता है। अब 2 की पावर 4x ऐसे रहने दीजिए, और 2 की पावर 7 4 11। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप जान लो। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कभी a की पावर m है और इनटू a की पावर n है, बेसिस अगर सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर एक ही पर ऐड हो जाती है। मैंने कर भी दिया। दूसरा एक अप्रोच और जान लीजिए, अगर कभी a की पावर m है बराबर a की पावर n है, बेसिस सेम है, तो पावर भी इक्वल हो जाती है। मतलब मैं लिख सकता हूँ 4x बराबर 11, तो x बराबर 11 बटे बताएं कितना, 4 है। सी ऑप्शन है। बहुत लोग इसको देखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हालांकि सवाल बहुत शानदार है, थोड़ा सा क्लियरिटी करिए, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया होगा
इसको देखने के बाद, करने के बाद कि इंडिसेस पर ध्यान देना पड़ेगा, समय देना होगा। अगर समय देंगे, ध्यान देंगे तो ज़रूर कन्फर्म होगा और मुझे भरोसा है कि ये सवाल भी आपको क्लियर आया होगा समझ में। ये आपके फीडबैक में आना चाहिए, आपके कमेंट्स में आना चाहिए, तब जाकर के हमारा फोकस बन पाएगा और बेहतर करने के लिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हर सेट में सवाल है। हालांकि टीजीटी मैथ्स में पूछा गया था केवीएस का, लेकिन मैं देख रहा हूँ टीजीटी के कई सवाल जूनियर में आ रहे हैं, टीजीटी के कई सवाल प्राइमरी में आ रहे हैं। बिल्कुल करिए, बहुत इजी सवाल है। और आप जान लो टीजीटी का जो एलिमेंट्री सेक्शन होता है प्राइमरी से ही लिया जाता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए आप मानिए कि प्राइमरी का ही सवाल है। समझ रहे? इसलिए मत सोचिए कि टीजीटी का सवाल है तो कैसे, टीजीटी का सेक्शन जो एलिमेंट्री हो तो प्राइमरी से ही जाएगा ना, बिल्कुल आएगा ऐसा सवाल। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 सालों में स्वयं का दुगुना, दुगुना का मतलब 1 रुपए जमा किया तो 2 बन गया, इसी को कहते हैं दुगुना होना। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ क्या थी? हमने कोई पैसा जमा किया और यह पैसा 25 वर्ष में, कितने वर्ष में? 25 वर्ष में अमाउंट हो गया। मतलब अगर मैं 1 रुपए जमा किया था, 2 रुपए बन गया। 1 रुपए जमा करने पर 2 बन गया। कितने समय में? 25 सालों में। जैसे साधारण ब्याज के बारे में कई बातें मैंने स्पष्ट किया कि हर साल समान रहता है। जो पहले साल का ब्याज वही दूसरे, वही तीसरे, वही चौथे, ऐसे बढ़ता रहता है। डबल होने का मतलब 1 रुपए जमा किया था, 1 ही रुपए और बढ़े ब्याज के रूप में और ये आपको डबल बना दे, अर्थात 2 बना दे। अब हमसे अगर दर पूछा है कि दर क्या थी, तो दर मतलब जो ब्याज बढ़ा 1, गुणे कर दो 100, बटे कितने समय में हुआ है 25। जैसे हम सिंपल सोच लेना कि हम ऐसे कर दें कि हमारा 1 रुपए बढ़ा। दरअसल हम इसको नियम मैं आपको बताऊं, प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारा जैसे ब्याज है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जैसे ऐसे समझिएगा, हमने कोई पैसा जमा किया, मूलधन, मूलधन कितना जमा किया बोलो? 1 रुपए। ब्याज कितना मिला? ब्याज भी हमको 1 ही मिला। समय कितना दिया आपने? समय दिया 25 वर्ष। और दर हमने कितना लगाई बोलिए? दर हमने लगाया R%। ये नहीं पता था। जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाया, अगर मेरी क्लास से कोई कनेक्ट होगा जरूर कहेगा कि सर क्या सिखाए हैं। सर ने मतलब मैंने ये सिखाया है कि हम समय और दर को मिलाते हैं, तब जाकर के ब्याज, साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो बनता है। जब आप मिलाने से पहले दर मतलब R/100 कर दें और इसका 25 से गुणा कर दें। 25 से गुणा करते ही 25/4 हो जाएगा, मतलब R/4 हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगी ऊपर एसआई को डिनोट करेगी और यह प्रिंसिपल को डिनोट करेगा। तो R/4 कर दूं बराबर, एसआई भी 1 है और प्रिंसिपल भी 1 है, तो आर का मान सिंपली 4% हो जाएगा, जो 4% ब्याज दर कहलाएगा, जो पर एनम होगा। मैंने वैसे भी करके देखा था, 1 × 100/1 × 25 कर दीजिए। नियम भी होता है कि अगर ब्याज पता है, समय पता है, मूलधन पता है, दर निकालना, दर बराबर ब्याज गुणे 100/, मूलधन गुणे समय, आप कर दीजिए, तब भी आपको 4% मिलता, जो सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो तीसरा सवाल, हालांकि मैं आपको बता दूं इसमें करीब 8 टाइप्स होंगे, टोटल 8 टाइप्स हैं, एक टाइप से काम नहीं चलने वाला है। कई तरह के सवाल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो साधारण ब्याज में आ रहा है आजकल, वो चक्रवृद्धि ब्याज के रिलेशन के साथ आ रहा है, तो इसलिए बहुत ही क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ने के दौरान। अब देखिए, मैं जिस सवाल पर आपको लेकर चल रहा हूँ, ये सवाल लाभ हानि का है और वस्तुओं की संख्या के खरीद फरोख्त का है। अक्सर इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने कोई एग्जाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि हर तरह की शिक्षक भर्ती में यह सवाल देखने को मिल सकता है। लाभ हानि का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर सवाल की डिमांड समझिएगा। एक दुकानदार होता है, 10 रुपए की दर, रुपए 10 में 6 की दर से केले खरीदता है। अब कितने खरीदा है नहीं बताया है, 1 दर्जन, 10 दर्जन, 20 दर्जन, 50 दर्जन। लाके जब बेचने लगा तो उसने 6 रुपए में 4 की दर से अपने ग्राहक को बेचा। इस प्रक्रिया में उसे हानि हुई और कितने परसेंट की हुई बताना है। देखिए, दो चीजें सवाल में और क्रिएट कर सकता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर मेंशन ना करे कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी कंफ्यूजन दिया जाएगा। उसी आंकड़े को लाभ परसेंट पर भी दिया जाता है, हानि परसेंट पर भी दिया जाता है। इससे अभ्यर्थियों को और कंफ्यूजन होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पर आंकड़ों का कोई खेल नहीं है, आंकड़े कितने हैं पता नहीं, बस रेट से मतलब है। हमारा रेट खरीदने के दौरान क्या था और बेचने के दौरान क्या था। दुनिया में सबको ये बात भी पता होगी, अगर हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो मुझे फायदा होगा, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो मुझे हानि होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जैसे हर बार दुकानदार ये करते हैं, बहुत सारे दुकानदार वो जाते हैं जब किसी थोक विक्रेता के पास सामान खरीदने, तो अब बहुत सारी जैसे ऐसे प्लान करते हैं, वहां पर उन्हें बंडल में कोई सामान, लो एक पेन विक्रेता है, वह जब अपने थोक विक्रेता के पास गया तो वहां पर 4 पेन का बंडल है और 15 रुपए में मिल रहा था। यहाँ पर उसने लाया 2 पेन का बंडल बनाया, 25 रुपए मांगा या 10 रुपए मांगा या 15 रुपए मांगा, जैसा भी मांगा, अब उस हिसाब से उसको लाभ या हानि होगा। यहाँ पर भी केले का विक्रेता है और इस प्रकार के सवालों को जब हम स्कूल में करते थे, हम एक केले का क्रय मूल्य निकालते और एक केले का विक्रय मूल्य निकालते, लाभ हानि कंपेयर करते, बट ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसी हर प्रकार की सवाल की स्थिति में दो चीजें तय करनी है। एक तो लिखिए संख्या,
और दूसरा लिखिए दाम। ठीक है, यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य और यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य। अब हम जब खरीद रहे थे तो क्या हो रहा था, 6 केले खरीदा था 10 की दर से, 6 केले खरीदा था 10 की दर से। बेचते समय क्या करने लगे, 4 केले बेचे और 6 रुपए की दर से। इसमें एक काम और करना थोड़ा आसान बना देता है चीजों को, कि ऊपर नीचे बगल बगल, ऊपर नीचे बगल बगल, मर्जी जितना पॉसिबल जितना काट सकते हैं। जैसे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, मतलब यही चीज सेम ऐसे बन गया। अब आपको एक काम करना सबसे मस्ट है और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है, कि आपको संख्या को बराबर करना। बिना संख्या के बराबर आप दाम की तुलना नहीं कर सकते। संख्या बराबर के लिए क्या करना है बताइए। संख्या बराबर करने के लिए आप इसको कर दो 2 से गुणा, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको कर दीजिए 3 से गुणा, 3 दूना कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाए। अब देखिए संख्या बराबर हो गई है। दाम के लिए सोचिए, 2 पंचे 10, 10 में खरीदा, 3 तिया 9, 9 में बेचा, निश्चित तौर पर उसे हानि होगी। 10 में खरीद कर कोई भी 9 में बेचेगा तो हानि है। कितने की है, 1 की है। 1 गुणे 100 बटे में क्या कर दूं बताएं, 10 है। 10 से इसको भाग कर दूं, कितने परसेंट की हानि है, 10% की हानि है। ऑप्शन नंबर ए सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। संख्या बराबर कर दीजिए, सारा सवाल डन है, तय कंफर्म होगा। अगले सवाल, लेकिन इस पे वैरायटी बहुत सारी है। ये थोड़ा सा स्तरीय सवाल है, जूनियर लेवल का सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। बढ़िया वेतन है ना। हाँ, 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष पहले 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2016 में उसका वेतन क्या है, बहुत लोग गलती करते हैं सवालों में। देखिए 2016 में उसने ज्वाइनिंग करी थी, कितना बढ़िया नौकरी सोचिए, और 2018 में उसका वेतन कितना आ गया, 1,26,500 हो गया। जो परिवर्तन हुआ है 16 से 18 तक में, वो क्या क्या है। सबसे पहले 10% की वृद्धि है, 10% को हम 1/10 लिखते हैं, अर्थात 10 से 1 जुड़कर 11 हुआ। फिर 15% की वृद्धि है, जो 5 या 15, 5 विसाह में 100 है, अर्थात 20 से 3 जुड़कर 23 हुआ। अब यह वेतन जो है आपका 1,26,500 हुआ है। इसका वेतन हमको कंफर्म करना है, बहुत आराम से कर लेंगे। हमको जो कैलकुलेशन ना आती हो, टेंशन नहीं लेना चाहिए, पहले काटना चाहिए जो पॉसिबल है। जैसे देखिए क्या, मैं इसको काटता हूँ 11 से, 11 के 11 1 6, 11 के 11, 11 पच्चीस 55 डबल 0, 23 से मुझे पता है 5 बार जाएगा तो 115, 500 हो गया। यहाँ पर भैया 200 है, करेक्ट है। 200 का गुणा आप 500 से कर दीजिए, 200 का गुणा 500 से कर दीजिए, तुलना ही है बेसिकली, आप समझिए। अब 5 दूना 10 भैया, एक के बाद एक जीरो दे ही देगा, उसके बाद 4 जीरो और आ जाएंगे। तो 1 लाख रुपए उसका वेतन था। उसने ज्वाइनिंग करी थी 1 लाख रुपए से, और उसका वेतन 10% और 15% बढ़ करके 2 सालों में 2018 में 1,26,500 बन गया था। तो एक बढ़िया सवाल था, जूनियर स्तर का सवाल था। थोड़ा और डेटा देकर इसमें टफ कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। फिलहाल ये आसान डेटा था, लेकिन उतना भी आसान नहीं है, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए परसेंटेज बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, कि आपको परसेंट को संख्या में बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। इसके लिए परसेंटेज को बहुत डिटेल से, बहुत बेसिक से, बहुत जो चीजें रिक्वायर्ड उसको पढ़ना हमारे लिए मस्ट है। अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। ये सवाल भी बहुत शानदार है। इस सवाल में देखिए एक प्रसार दिया है, यन 2 की पावर। देखिए ये भी केबीएस का ही सवाल है, 2023 का है, बढ़िया सवाल है। दो, अच्छा केबीएस में एक चीज समझिएगा, केबीएस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था, रोमन नंबर। एक सेशन उसका शानदार करना बहुत जरूरी है, और आसान रोमन नंबर नहीं पूछा गया था, बड़े स्तर का रोमन नंबर आया था। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 7 है, और 15 की पावर 6 है। इस तरह का जब एक प्रसार दिया हो और आपसे पूछे कि इसका जब प्रसार हो तो यन के क्रमागत शून्यों की संख्या, मतलब यन के अंत में कुल कितने शून्य मिलेंगे, ये बताना है। शून्यों की संख्या जो होती है पता है, शून्यों की जो संख्या है, की संख्या हमेशा 2 और 5, 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर होगी। जोड़ों मतलब पेयर्स। जैसे अगर कोई प्रसार हम करें तो उसमें देखें कि गुणनखंडों के रूप में, हाँ, जोड़ों की संख्या के बराबर होगी, संख्या के बराबर होगी। इस बात को थोड़ा समझिएगा। जब हम कोई प्रसार करेंगे तो जो 2 और 5, या मतलब जो उसके अंत में कुल कितने जीरो आएंगे, ये डिपेंड करेगा कि उसके अंत में उसके पूरे गुणनखंडों में 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। दरअसल 1, 2 और 5 मिलकर के बनाता है 10। क्या बनाता है, 10। और जिस प्रोडक्ट में, जिस गुणनखंड में 10 है, एक जीरो को डिक्लेयर फिक्स कर देता है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 7 है, 15 की पावर 6 है। हमें निर्धारित करना है कि 2 और 5 के कितने जोड़े। एक बात और बता दूं, जोड़े जैसे ऐसे होते, मान लीजिए मेरे पास 4 चेयर हैं, ठीक है, 4 क्या है, चेयर हैं, और 2 टेबल हैं। कितने जोड़े बनेंगे, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन पर मत जाइएगा,
टेबल 2 हैं, चेयर 4 हैं, 2 ही पेयर बनेंगे, 2 चेयर मेरी वेस्ट पड़ेंगी। भाई इनका पेयर बनाओगे तो 2 ही तो बन पाएंगे, जो मिनिमम अवेलेबल है उसी के ऊपर पेयर पेयर निर्भर करते हैं। जितने पेयर होंगे उतने ही शून्य आने वाले हैं। देखिए यहाँ 2 3 बार है, यहाँ ना कोई 5 कुछ नहीं। अब इसमें देखना पड़ेगा बस केवल ये 3 गुणे 5 की पावर क्या होगा, 6 होगा। इंडिसेस का रोल देखिए यहाँ भी बना, a इंटू बी की पावर अगर कहीं m है या n है, a की पावर m इंटू n की पावर b की पावर n होता है। मतलब यहाँ से देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 5 की भी पावर 6 होगा। 3 से कोई मतलब ही नहीं है। अब सुनिए 2 जो है वो कितनी बार है, 2 जो है वो 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 है। 5 देखिए कितनी बार है, 6 बार है। अगर मैं जोड़े बनाऊंगा तो 3 जोड़ा बनने के बाद 3 बार 5 बेस्ट हो जाएगा, वो 10 नहीं बना पाएगा क्योंकि उसको 2 का सहारा नहीं मिलेगा। जब तक उसे 2 का सहारा नहीं मिलेगा वो 10 नहीं बना पाएगा। अर्थात जो पेयर बनेंगे वो पेयर केवल 3 बनेंगे। अगर पेयर 3 बने तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो भी आपका 3 ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। छठा नंबर आपका डन होता है। आई होप आप क्लियर समझ में ये भी आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा। अभी देखिए बड़ा अच्छा सवाल डिविजिबिलिटी का है। वह 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या जो कि 75 से पूर्णतः विभाजित हो। अब कोई संख्या 75 से कटेगी भाई तो 5 से कटेगी, या ऐसे कह दीजिए 25 से कटेगी और 3 से कटेगी। अब कोई 25 से कटेगा तो 5 से तो कटना तय है। 5 से कटने के लिए कुछ नहीं करना होता, एंड में जिसके 0 हो या 5 हो वो 5 से कटेगा। सब के अंत में 0 या 5 है तो 5 की डिविजिबिलिटी का अपने लिए कोई फायदा नहीं है। 3 अगर अगला नंबर है तो 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब सभी अंकों का योग, डिविजिबिलिटी बढ़िया से पढ़ना हम लोग को, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तभी वह संख्या 3 से कटेगी। मैंने चेक किया, जैसे इसके 0 का कोई अर्थ तो रहेगा नहीं, 5 1 6 ये 3 से कट रहा है, करेक्ट। 5 2 7 1 8 या 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 ये भी नहीं कटेगा, 4 1 5 ये भी नहीं कटेगा। कुल मिला के पहला ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, और 5 से तो कट ही रहा है, दिख ही रहा है आप लोगों को, 25 से भी कट जाएगा। तो यही पहला ऑप्शन ही सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। 10,050 जो होगा 75 से पूर्णतः विभाज्य होगा। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर सही आएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। 7वां सवाल डन होता है। 8वें पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा एडवांस के भी सवाल पढ़ लेने चाहिए, 2D 3D के सवाल, सांख्यिकी के सवाल, प्रोबेबिलिटी के सवाल, इन सबको जरूर दिमाग में रखिएगा। 10 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा मतलब कॉर्ड, हाँ, 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, जो सर्कल है, मैं बेसिक भी बता दूंगा थोड़ा सा, इसका सेंटर है, करेक्ट, सेंटर है। और जीवा मतलब सतह को मिलाने वाले दो बिंदु या उनसे मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिला, सतह पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा। केंद्र अगर ओ है, केंद्र से अगर जीवा पर एक लंब डाले, लंब का मतलब ऐसी रेखा जो समकोण बनाए, तो पहली चीज तो वह केंद्र से इस जीवा की दूरी है। ये क्या है रेखा पता है, दूरी है। दूरी वही रेखा होती जो समकोण बनाती, जैसे पंखा लगा है ऊपर, इससे फर्श की दूरी क्या है। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी दूरी कुछ है, आप वहां खड़े हो तो आपकी दूरी कुछ है। दूरी उस पंखे से फर्श पर समकोण बनाने वाली रेखा है, वही दूरी है। तो यह दूरी है। दूरी भी हो गई केंद्र से जीवा की। दूसरी सबसे, ऐसा नहीं कि इसको मिला दो सब दूरी हो जाएगी, दूरी वही है जो समकोण बनाई। अब एक और बात जानना जरूरी है, अगर कोई केंद्र से जीवा की दूरी है या समकोण बनाने वाली रेखा है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगी। जितनी लेंथ जीवा की होगी उसका आधा आधा हो जाएगा, अगर यहाँ पर यम पर मीट किया, करेक्ट। और त्रिज्या क्या होती है किसी वृत्त में, केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा हमेशा त्रिज्या होती है। सवाल में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्थात यह सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, और यहाँ पर जीवा की लंबाई पूरी 16 थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 16 था अगर, तो यह लेंथ 8 ही हो गया। अब यही दूरी हमसे पूछा है सवाल में। अब इस पर एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, जैसे समकोण त्रिभुज है, अब यह लेंथ आपकी दिख रहा है कि 8 है और यह 10 है, यहाँ समकोण है, तो यहाँ पाइथागोरस जी का नियम काम करता है। पाइथागोरस जी का नियम कैसे काम करता है बताइए। इसमें कहा जाता है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, बाकी एक लंब है और दूसरा आधार है। तो नियम होता है कि AC अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। मैं इतना डिटेल आपको बता रहा हूँ, बाकी मुझे पता है कि मुझे इतना बताना नहीं चाहिए। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उस हिसाब से अगर OM लिख दे, मैं इतना लिख रहा हूँ मुझे अजीब लग रहा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, लिखने का मतलब है √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, भाई ये 36 होगा, और 36 का वर्गमूल 6 होगा, अर्थात यह दूरी कितनी हो जाएगी,
6 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। तो 8वें सवाल का राइट सोल्यूशन है 6 सेंटीमीटर। सभी लोग कंफर्म नोट करें। ये भी एक शानदार सवाल है। ये भी सुपर टेट में दिख सकता है, ये भी बीपीएससी पीआरटी में दिख सकता है, ये भी अलग अलग परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पढ़िए इस पर। और भी बहुत पैटर्न बनते हैं जब जीवा और क्या कहते हैं आर्क के रिलेशंस को, जीवा और मतलब जितने भी सेक्टर्स के रिलेशंस उसको पढ़ा जाता है, तो ये चीज़ें कंफर्म होती है। यदि एक समचतुर्भुज, बहुत मैं आपको बताऊं 2D का अगर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है तो रोम्बस होता है, जिसे समचतुर्भुज कहते हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ समकोण होता है, यहाँ समकोण, यहाँ समकोण, ये समकोण होता है। ए लेंथ इसके, अगर यहाँ पर सेंटर ओ है, ए बी सी डी अगर एक हमारे पास रोम्बस बना है, यह इसके पैरेलल होती है, यह इसके पैरेलल होती है। अब समझिएगा, इस स्थिति में ध्यान से देखिएगा, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। यह कॉन्सेप्ट होता है इसका। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। सभी भुजाएं 100 है, ए बी 100 है, ए बी 100 है, ए बी 100 है, ए बी 100 है। दूसरी बात, अगर एक विकर्ण 160 मीटर है, अगर यह पूरा विकर्ण 160 है, तो यह लेंथ 80 हो जाएगी और यह भी कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। मैं आपको बता दूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी तो बस इतना ही बताऊंगा, 1/2d1 × d2। दोनों विकर्णों के प्रोडक्ट का आधा ही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, करेक्ट। अब एक विकर्ण तो आपका पता है, 1/2 पता है, d1 पता है 160, d2 भर नहीं पता है, तो उसको कंफर्म कर देते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है अगर यह 80 है और यह आपका 100 है और यह समकोण है, तो अभी जो पीछे पढ़कर आए वही तो चलेगा काम ना। ऐसे इसको भी समझ लीजिएगा। यह अगर समकोण है, यह 100 है, यह 80 है, सेम सवाल पढ़ा है आप लोगों ने अभी पीछे। यह 80 है, तो नियम देखो कैसे, 10 पर 8 था तो ये 6 था कि नहीं, तो 100 है, 80 है, 60 होगा कि नहीं होगा। एकदम स्पष्ट है, आप कर लीजिए। 10 अगर जैसे देखो 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट बना, तो 5, 4 और 5, 4 और 3 का ट्रिपलेट बनेगा। अब इसको ऐसे बढ़ाते रहिए, 100, 80 और 60 का ट्रिपलेट बनेगा। तो 100, 80 और 60 के हिसाब से यह लेंथ 60 हो गई, तो यह भी 60 हो जाएगी। 60, 60 यह विकर्ण पूरा का पूरा 120 हो जाएगा। अब इसको हल कर डालिए, देखिए 80 बार गया, 12 अट्ठे 96 होता है, 96 के बाद 2 जीरो आ जाएगा। 9600 यहाँ पर यूनिट स्क्वायर, जो भी मीटर है मीटर स्क्वायर होगा। इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 1/2d1 × d2 के फॉर्म में होता है। ये भी देखिए टीजीटी, जो मैंने कहा ना पीआरटी है, इसको आप ऐसे समझिए, वो टीजीटी लिखा होता है। टीजीटी लिखा नहीं, टीजीटी में आता भी है, लेकिन टीजीटी में मेन पोर्शन के साथ साथ पीआरटी का हिस्सा भी पूछा जाता है। जैसे यूपी टीजीटी होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, 20% क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग हमको लिखते हैं सर टीजीटी की प्रिपरेशन। ये देखिए हम इसको देख रहे हैं, ये सवाल भी देखिए टीजीटी का है, लेकिन ये सवाल जूनियर स्तर पर जा सकता है। मैं आपको इस सवाल को लेकर समझाता हूं। निम्नलिखित आंकड़ों की आरोही मतलब असेंडिंग, छोटे से बड़ा क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि आंकड़ों के माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन 63 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मेरे पास आंकड़े हैं, 29 है, 32 है, 48 है, 50 है, यक्स है, यक्स प्लस 2 है, यक्स प्लस 2 है, 72 है, 78 है, 84 है और 90 है। जब कभी इस तरह से आंकड़े व्यवस्थित आपको लिखे गए हैं, दिए गए हैं, तो मीडियन जो होता है पता है, मीडियन जो होता है n+1। जैसे आप देखना पड़ता है, देखिए दो चीज देखनी होती है, एक तो आंकड़े सम है कि विषम है। जैसे आंकड़े देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंकड़े टोटल 10 है। 10 का मतलब इवन है। अगर 10 का मतलब इवन है, तो माध्यिका क्या होगी पता है, 10/2 कर दीजिए, फिफ्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ में एक और जोड़िए सिक्स्थ वैल्यू। मैं लिख सकता हूं फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डिवाइड बाई 2। जैसे हम कह दें मेरे हाथों में 5 उंगलियां हैं, 2 उंगली इधर कर दी, 2 उंगली इधर, तो ये जो 5 मतलब 5 मतलब ऑड है तो बहुत बेहतर है। 5 + 1/2 मतलब थर्ड वैल्यू, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से। अगर यही ऑड होता, यही अगर इवन होता, जैसे 4 है तो 4, अब देखिए 2 जो बीच की बनी ना, उनका औसत करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर ये इवन है, तो इवन में 4 इधर का छोड़ दिया, 4 इधर का छोड़ दिया, जो बीच के 2 बने, इन्हीं का औसत करिए, तो यही माध्यिका है। औसत मतलब दोनों का जोड़ बटा 2। माध्यिका की जगह पर मैंने 63 कर दिया। फिफ्थ वैल्यू x है, सिक्स्थ वैल्यू x+2 है, डिवाइड बाई हमने 2 कर दिया। इसको इधर कर दिया तो 63 दूना 126 होता है, बराबर 2x+2 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 124। और 2 से इसको डिवाइड, 2 छंगे 12, 2 दूना 4 होता है, x बराबर 2 हो गया, 62 हो गया। तो 62 यहाँ पर x का मान है, और संभवतः ये भी आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिशियल है, यूजफुल है, आप इस तरह के सेशन का फायदा देख रहे हैं। और फायदा देख रहे हैं तो अपने कमेंट से बताइए आपको पढ़ाने की शैली कैसी लग रही, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, जरूर हमें कंफर्म करें।
उसी हिसाब से मेरी अगली प्लानिंग हो, अगली प्रिपरेशन हो और मैं आगे भी आपको इसी तरह के सवालों का कॉम्बिनेशन, इसी तरह की प्लानिंग लेकर आता रहूँ। और कोई भी सुझाव हो आपकी तरफ से आप ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक, शेयर तो करना ही ना भूलें। ज़रूर करते रहें, बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।